हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बताने जा रही हूँ कहानी कफन। कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। इसमें मेन जो पात्र हैं घीसू और घीसू का बेटा माधव और माधव की पत्नी बुधिया। अब बुधिया इसमें प्रसव पीड़ा से ग्रस्त है। मतलब वो उसको अब वो पीड़ित अंदर रो रही है, करा रही है, पर घीसू और माधव आपस में बाहर ही बैठे हैं। और घिसू इसमें बताया है कि घिसू इतना आलसी था कि 60 साल उसने ऐसे ही निकाल दिए। वो जब बहुत काम पड़ता था, जब पैसा चाहिए था तो मजदूरी करने जाता था और फिर 4 4 दिन तक काम नहीं करता था। माधव उससे भी ज़्यादा आलसी था, कामचोर था। मतलब चमारों का कुनबा था, यानी उनका घर जो था चमारों में, और सारे गांव में वो बदनाम थे। गीसू 1 दिन काम करता था और 3 दिन तक आराम करता था। और माधव तो इतना कामचोर था, एक जगह बताया है कि आधे घंटे काम करता था और फिर घंटे भर चिल्लम पीता था। अब इसमें ये जो घिसू कहता है, जो बुधिया करा रही है ना, घिसू कहता है मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। माधव चिढ़कर क्या बोलता है, मरना ही है तो जल्दी मर जाए। मतलब अब किस तरह से वो दोनों इतने आलसी हैं कि वहाँ से खड़े होकर वो बुधिया जो करा रही है उसकी पत्नी, उसको देखने के लिए भी नहीं जाता है। और एक जगह ये भी बताया है कि वो इतना इनमें धैर्य है कि अगर साधु और संत बनते ना तो सचमुच महान बन जाते थे। क्योंकि कुछ खाने पीने का भी इनको उतना नहीं है, बस ठीक है जो चल मिल गया खा लिया और आराम से पड़े रहे। तो इनकी प्रकृति ऐसी थी। और उनके घर में भी मिट्टी के 2 4 बर्तनों के सिवा कुछ भी नहीं था। तो ये है कि फर्स्ट मतलब जो स्टार्टिंग में जो बताया है, माधव घीसू, माधव और बुधिया। अब दोनों आपस में जब बात कर रहे हैं तो अब वो वो क्या खाते थे। अब देखो, काम तो उनको मजदूरी तो इनको इतनी करनी नहीं थी। जब वो मटर और आलू की फसल होती थी तो वहाँ से चोरी करके मटर और आलू ले आते थे और भून कर खाते थे उसे। भून कर यानी सेक कर खाते थे। और अब बेटा भी इसी इनके अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चल पड़ा है। और अब दोनों आपस में ही बातें करते जा रहे हैं। और जो इनके घर में बुधिया आई, तो बुधिया थोड़ा आटा पीस कर और ये सब काम करती थी, जिससे इन दोनों का खाना पीना चल जाता था। तो कुछ भी काम नहीं करते थे, और कोई मजदूरी के लिए बुलाता था तो भी उससे ज़्यादा पैसे मांगते थे। अब जब गांव में ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती थी कि मजदूर नहीं मिलते थे या ज़्यादा काम है, तभी इनको बुलाया जाता था। नहीं तो सबको पता था कि ये दोनों काम नहीं करेंगे। इसीलिए कई बार तो 2 लोगों का काम ये, एक व्यक्ति का काम ये 2 लोग मिलकर करते थे। तो भी अब मजबूरी में जब ज़रूरत होती थी तभी बुलाया जाता था। तो अब घीसू ने आलू छीलते हुए कहा था, जाकर देख तो आ क्या दशा है, कहीं उसे चुड़ैल का तो ये नहीं लग गया है, फिसाद तो नहीं हो गया। अगर वो भी हो गया, अगर कुछ तंत्र मंत्र ऐसा कुछ हुआ भी है तो फिर उसके लिए भी हमें वो निकालने के लिए 1 रुपया देना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा। अब इस तरह से बातें कर रहे हैं। और ये माधव को डर है कि अगर वो देखने गया अपनी पत्नी को तो कहीं पीछे से घिसू उसके आलू खा जाएगा, इसीलिए वो अंदर जाना नहीं चाहता। तो वो क्या कहता है, आप ही जाओ। वो कहता है मैं कैसे जाऊं, जिसका मैंने कभी मुंह ही नहीं देखा, उस औरत को ऐसी स्थिति में कैसे देख सकता हूं। तो घिसू मना करता है। और अब फिर आगे क्या बताया है कि किसानों का जीवन वैसे ही दयनीय है। किसान बेचारे इतना काम करके भी उनका फ़ायदा कौन उठाता है, जो किसानों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो दूसरे ज़्यादा भाव में बेचते हैं उनकी चीज़ों को। तो उससे अच्छा तो इनकी स्थिति है कि चलो काम ही नहीं करते, वो कहते हैं। और ये है भी कैसा घिसू, विचारवान। मतलब एक तरह से वो विचारवान है ना। किसान तो बेचारे पिस रहे हैं उन लोगों के बीच में, ये तो चलो काम ही नहीं करता, तो इसको ये तो संतुष्टि है कि मैं काम ही नहीं करता। तो एक जगह किसानों की दशा के बारे में
इस तरह से व्यंग्य किया गया है। फिर दोनों आलू निकाल कर अब क्या कर रहे हैं, वहाँ देखने नहीं जाते अंदर, और आलू गरम भून रहे हैं। अब आलू को छिलका निकालेंगे तो कितना गरम होगा, उनसे इतना भी उनमें ये पेशेंस नहीं है। फिर वो खा ही रहे हैं जल्दी जल्दी, मुंह जल रहा है जल्दी से, नीचे चलो अंदर तक जाएगा तो अंदर तो ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से वो इतना गरम गरम आलू वो भी अंदर तक किसी तरह पहुँचाएँ तो अंदर तो ठंडक है, और इस तरह खाते जा रहे हैं। अब घीसू को उस वक्त एक याद आ जाता है पहले की ठाकुर साहब की बात, कि ठाकुर साहब की जब बारात आई थी तो पूरे गांव में उन्होंने खाना खिलाया था, और इतना अच्छा खाना खिलाया था, इतनी सारी चीज़ें थी, मिठाइयाँ थी, और फिर लास्ट में पान भी रखा था। ये सब वो बता रहा है, ये सोचकर माधव के मुंह में भी पानी आता है, और वो सब वही बातें कर रहे हैं। कहता है आजकल तो कोई भी ठाकुर कोई भी इतना खर्च करने को तैयार ही नहीं रहता है। और अभी तक चलते हुए भी ये सब बातें चल रही हैं उन दोनों की, और बुधिया करा रही है अंदर। अब सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री एकदम ठंडी हो गई है, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, यानी बुधिया है जो वो मर चुकी है। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और बोला, अरे वो तो चली गई, हाय राम मर गई। दोनों रोने लगे, दिखावा करने लगे। अब उनके सामने क्या समस्या आई, वो मर गई तो अब उसके कफन का इंतज़ाम और लकड़ियों का इंतज़ाम कैसे होगा। अब वो सोच रहे हैं, बाप बेटे रो रहे हैं। अब दोनों कहाँ गए, गांव के जमींदार के पास। जमींदार के पास गए। वैसे तो जमींदार उनको पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि वो कभी काम करते थे तो बीच में कभी चोरी करते थे, कभी ये, उसको सब याद था। पर ऐसी स्थिति में कि आज उसकी पत्नी मर गई है माधव की, तो अब वो उससे किसी तरह से तो उनकी सहायता करनी थी। जाने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा कि जितना भी हमारे पास पैसा था वो तो सब उसकी दवा दारू में चला गया बुधिया की। अब हमारे पास उसके लिए, उसके कफन और इसके लिए भी पैसा नहीं है। और इस तरह उन्हें पता था ठाकुर साहब को कि जमींदार को कि वो कैसे हैं, फिर भी उन्होंने सहायता की और 2 रुपये दिए। अब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव वालों को भी थोड़े थोड़ा तो कुछ देना ही था, इसीलिए थोड़े सबने 2 आने 4 आने जैसे दिए। इस तरह उनके पास 5 रुपये जमा हो गए। अब किसी तरह से लकड़ी की व्यवस्था तो कर ली उन्होंने, लकड़ियाँ तो वैसे ही ले आए, और अब कफन लेना था। अब कफन उन्होंने कहीं देखे बाज़ार में कि सूती रेशमी बहुत तरह के कफन थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बाद में उन दोनों ने क्या सोचा कि अब ये तो मर गई है, तो अब इसमें रेशमी कफन चढ़ाकर भी क्या है, वो तो जल ही जाना है, तो वो चढ़ाकर क्या करें, तो कोई सादा ले लेंगे। बहुत ढूंढा, अभी ढूंढ ही रहे थे तब तक वे कहाँ पहुँच गए, एक उन्होंने देखा कि मधुशाला, शराब के दुकान पर, वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ उन्होंने एक पूरी बोतल शराब की मंगवाई। अभी शराब की बोतल, अब उनके पास जो 5 रुपए थे, उन्होंने शराब की बोतल ली, उसके साथ चखना सब खाने पीने के लिए लिया, और आराम से पीते रहे। और अब वो क्या कह रहे थे, मरी तो भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही करके गई, तो उसको तो बैकुंठ मिलेगा, मतलब उसको अच्छी जगह मिलेगी ऊपर, कि वह हमारे लिए कितना सोच कर गई, मरते मरते भी हमारे लिए इतना कुछ करके गई। दोनों आपस में ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने मधुशाला के सामने ही खाने की दुकान थी, वहाँ से वो माधव ने कहा मुझे ये खाना है। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाई, वो भी उन्होंने खाया। और बाद में अब फिर से सोच रहे हैं अब कफन का क्या करेंगे, कफन कैसे आएगा, पैसे तो सिर्फ 1.5 रुपया बचा है अब। तो घीसू कहता है कि तू डरता क्या है, 60 साल मैंने ऐसे ही थोड़ी निकाले हैं। जिन लोगों ने हमें सहायता की ना, तो वो हमें देंगे ही। मतलब इसका मतलब क्या है कि अब चाहे हाथ में पैसा नहीं देंगे, पर अब जब वो मर गई है तो उसके कफन के लिए तो कोई भी फिर से कफन तो लेकर आएगा ही ना, तो वो सब तू चिंता छोड़, वो सब हो जाएगा। यूं ही दोनों आपस में बातें करते जा रहे हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, सब लोग भी उनकी तरफ देख रहे हैं।
अंधेरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, मधुशाला का दृश्य दिखाया है कि कोई कोई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, कोई डींग मार रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, और ऐसे वातावरण में सब लोग अपने इसमें मस्त हैं। तो अब इसमें लास्ट में कि जीवन की बाधाएं यहीं खींच लाती थी, कुछ देर के लिए यहाँ पर सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं, और ये दोनों बाप बेटे आपस में मज़े में हैं। आपस में माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ में ही जाएगी दादा, बैकुंठ में ही जाएगी। और वो जो खाना भी बचता है वो भी एक भिखारी को देते हैं और कहते हैं कि तू भी आशीर्वाद देना हमारी, मतलब अपनी पत्नी के लिए, कि आशीर्वाद देना उसे कि तुझे भी वो खाना खिला कर गई जाते जाते। इस तरह माधव बोला, मगर दादाजी बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, दुख झेल कर मरी। और रोने लगे, और घीसू ने समझाया, क्यों रोता है, ये माया जाल से मुक्त हो गई ना, इस जंजाल से ही मुक्त हो गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी ये ऐसा जीवन तो नहीं जीना पड़ा और चली गई। और दोनों पियक्कड़ों में अपने में मज़े में मस्त हैं, और आखिर नशे में मस्त होकर वहीं पर सो गए। तो ये कहानी है कफन, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद।